Hello bachcho, welcome to the class of Vikas sir, the finest and easiest way to learn the concepts. I am back with my new video. In this video, we will discuss about stress and strain in chapter number 8, mechanical properties of solids. बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेस क्या होता है एंड स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में समझें उससे पहले उससे रिलेटेड कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो समझनी नेसेसरी है। अगर वो हम समझ गए हम तो उसके बेस पे ही हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को इजीली समझ सकते हैं। चलो तो बच्चों अब हमें पता है देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैसे तो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है, बोर्स, आइंस्टाइन्स एंड प्लाज्मा। ओके, फिलहाल हम 3 स्टेट की बात करते हैं। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने नेबरिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल से सराउंडेड होते हैं। सो इन द केस ऑफ सॉलिड the atoms and molecules are surrounded by the neighboring atoms and molecules, and these are bounded by the interatomic force or we can say intermolecular force। बच्चों सभी एटम्स अपने नेबर एटम से या तो मॉलिक्यूल से बाउंडेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और वी कैन से इंटर एटॉमिक फोर्स। मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। एंड दो एटम्स, दो नेबरिंग एटम्स के बीच में जो फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो बाउंडेड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंटर एटॉमिक फोर्स। और ऐसा होने से ये जो एटम्स एंड जो मॉलिक्यूल्स है वो सॉलिड बॉडी में स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं, अपनी मीन पोजीशन पे होते हैं। ओके, अब अगर हम किसी सॉलिड बॉडी को डिफॉर्म कर दें, और हमें पता है अगर हमें किसी बॉडी को डिफॉर्म करना है तो ऑब्वियसली हमें उसको डिफॉर्म करने के लिए नेसेसरी अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मान लो हमने किसी बॉडी पे नेसेसरी अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से वो बॉडी डिफॉर्म हो गई। तो बच्चों होता क्या है सॉलिड में, जब कोई सॉलिड बॉडी डिफॉर्म होती है तब ये जो दो एटम्स है उसके बीच का जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है और वी कैन से दो मॉलिक्यूल के बीच के जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो चेंज हो जाते हैं। ओके, और ऐसा चेंज होने पे क्या होता है बच्चों, ऐसा चेंज होने पे ये जो बॉडी है सॉलिड बॉडी वो डिफॉर्म हो जाएगी। मान लो जिस फोर्स ने दोनों को बाउंडेड रखा है, अगर वो फोर्स ही चेंज हो जाए आफ्टर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, अगर वो फोर्स ही चेंज हो जाए तो दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। मान लो हमने जो फोर्स अप्लाई किया था वो फोर्स हमने फिर से रिमूव कर दिया तो बॉडी अपने एक्चुअल शेप में, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में फिर से आने की ट्राई करेगी। क्यों? बिकॉज हमने जो फोर्स अप्लाई किया था उससे क्या हुआ था, उससे दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटर एटॉमिक फोर्स या तो दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स था वो चेंज हो गया था। जैसे ही हमने अप्लाइड फोर्स रिमूव कर दिया तो वो फोर्स इंटर एटॉमिक फोर्स या वी कैन से दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स उस बॉडी को अपने एक्चुअल शेप एंड साइज में फिर से ले आया। सो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। बच्चों ध्यान से सुनना, हम रिस्टोरिंग फोर्स किसको बोल सकते हैं, अगर हमने किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से वो बॉडी डिफॉर्म हो गई। अगर हमने जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था अगर हम फिर से रिमूव कर दें तो वो बॉडी अपनी एक्चुअल शेप एंड साइज में फिर से आएगी। दैट मीन्स द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन रिमूवल ऑफ applied external force।
सो बच्चों ऐसे फोर्स को अपनी एक्चुअल शेप एंड साइज में बॉडी को जो फोर्स लाता है उस फोर्स को बच्चों हम क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। अपनी एक्चुअल शेप एंड साइज को फिर से रीस्टोर करने के लिए जो फोर्स ऑटोमेटिकली जनरेट होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, तो ऐसे फोर्स को बच्चों हम क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। हमने स्प्रिंग के केस में भी देखा था कि अगर हम किसी स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं, अगर हम किसी स्प्रिंग के दो फ्री एंड को स्ट्रेच करते हैं तो वो स्प्रिंग क्या होगी, वो स्प्रिंग इलोंगेट होगी। डेट मीन्स उसकी जो लेंथ है वो चेंज होगी, इंक्रीज होगी। अगर हम फिर से हमने इस स्प्रिंग के फ्री एंड पे जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किया था अगर हम वो रिमूव कर दें, डेट मीन्स अगर हम दोनों एंड को रिलीज कर दें तो वो स्प्रिंग अपने एक्चुअल पोजीशन में फिर से आएगी, अपने एक्चुअल शेप एंड साइज में फिर से आएगी। तो किसी बॉडी को ऑन द रिमूवल ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स फिर से अपनी प्रीवियस और यू कैन से ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते थे, इलास्टिसिटी बोलते थे। और ऐसे इलास्टिक मटेरियल में उसकी एक्चुअल शेप एंड साइज फिर से प्रोवाइड करने के लिए जो फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स लगता है उस फोर्स को बच्चों हम क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। ओके चलो अब हम बात करते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की। हमने ये अभी तक जो बातें की वो सभी हम यहां पे लिखी है, फिर से रीड करके एक बार समझ लेते हैं। When forces are applied on body in such a manner that the body is in static equilibrium, अगर हम किसी बॉडी पे इस तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं कि वो बॉडी स्टेटिक इक्विलिब्रियम में रहती है, और हमें पता है स्टेटिक इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट, हमें फोर्स ऐसे अप्लाई करना है कि वो बॉडी मोशन में नहीं आनी चाहिए, वो कहां पे रहनी चाहिए, स्टेटिक इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट इज डिफॉर्म टू अ स्मॉल और लार्ज एक्सटेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। यस, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, या तो उसको स्ट्रेच करते हैं या तो उसको कंप्रेस करते हैं, तब उस बॉडी का जो डायमेंशन है उसमें कितना चेंज होगा वो फर्स्ट किस पे डिपेंड करता है, हमने जिस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया वो बॉडी कैसे मटेरियल में से बनी है। अगर वो हार्ड मटेरियल से बनी होगी तो उसका कंप्रेशन या तो इलोंगेशन कम होगा, अगर वो सॉफ्ट मटेरियल से बनी होगी तो उसका इलोंगेशन और वी कैन से कंप्रेशन कैसा होगा, ज्यादा होगा। सो किस पे डिपेंड करेगा, हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उससे बॉडी कितने अमाउंट में डिफॉर्म होगी वो डिपेंड करता है बॉडी के मटेरियल पे, किस मटेरियल से बॉडी बनी है उस पे। इट इज डिफॉर्म टू अ स्मॉल और लार्ज एक्सटेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। हमने यस मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही है, बट हमने कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किया था उसमें भी डिपेंड करता है। अगर हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स अगर हमने जो फोर्स अप्लाई किया उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो बॉडी ज्यादा डिफॉर्म होगी। अगर हमने जो फोर्स अप्लाई किया उसका मैग्नीट्यूड कम होगा तो बॉडी कम डिफॉर्म होगी। सो बॉडी का जो डिफॉर्मेशन है ऑन द अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स डिपेंड, वो किस चीज पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट बॉडी किस मटेरियल से बनी है, दैट मीन्स द मटेरियल ऑफ द बॉडी। सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, हमने उस पर डिफॉर्म करने के लिए, उसको डिफॉर्म करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई किया था उसके मैग्नीट्यूड पे। और बच्चों हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, अगर किसी बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं उस फोर्स को बच्चों हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। द फोर्स, द नेसेसरी अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म द बॉडी इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। द डिफॉर्मेशन मे नॉट नोटिसेबल visually in many materials but it is there।
अगर हम मान लो बच्चों, अगर मैं इस मार्कर की बात करूं और इस मार्कर को मैं यहां से पकड़ के ऐसे स्ट्रेच करूंगा, ओके, और मैं इस मार्कर को देखता हूं तो इस मार्कर के डायमेंशन में मुझे तो कोई चेंज होता हुआ नहीं दिखा। बट ध्यान से सुनना बच्चों, इस मार्कर के डायमेंशन में भी चेंज हुआ ऑन द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। बट बच्चों वो इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेंज हुआ कि जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ओके, तो हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी का स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन तो होता ही होता है, बट वो हर बार नोटिसेबल विजुअली हो ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज वो एकदम माइक्रो लेवल पे होता है। व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू अ डिफॉर्मिंग फोर्स, a restoring force is developed in a body in the direction to the applied force, in the direction opposite to applied external force। फिर से एक बार, the deforming force when a body subjected to a deforming force, a restoring force is developed in a body। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऑटोमेटिक जनरेट होता है जो उस बॉडी को अपने प्रीवियस शेप एंड साइज में फिर से लाने की ट्राई करता है। तो उस फोर्स को बच्चों हम क्या बोलेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। अब रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा एंड उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो ध्यान से सुनना, हमने बॉडी पे जितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उतने ही मैग्नीट्यूड का रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि हमने जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स जनरेटेड ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। चलो बच्चों, अब आपने रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है वो समझ लिया, तो यहां से आपको ये जो स्ट्रेस का जो कंसेप्ट है वो समझने में आसानी होगी। चलो तब बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस कैन बी डिनोटेड बाय सिंबल सिग्मा। बच्चों ये किसका सिंबल है? सिग्मा का। ओके, सिग्मा है ये, और स्ट्रेस कैन बी डिनोटेड बाय सिग्मा। द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। ध्यान से सुनना, द रिस्टोरिंग फोर्स जनरेटेड पर यूनिट एरिया, और वी कैन से द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। मान लो बच्चों, मैंने अगर इस व्हाइट बोर्ड पे इतने एरिया पे कुछ फोर्स अप्लाई किया, आप देख सकते हो कैमरे में भी आपको दिख रहा होगा, तो ये बॉर्ड क्या हुआ? स्लाइडली अंदर तरफ गया, दैट मीन्स उसका कुछ डिफॉर्मेशन हुआ। हमने जो फोर्स अप्लाई किया था एक्सटर्नली वो रिमूव कर दिया, तो ये जो बोर्ड है वो आउटसाइड आ गया, दैट मीन्स ऑन द रिमूवल ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ये जो बोर्ड है वो अपने एक्चुअल पोजीशन में आने की ट्राई करता है। सो ऐसे लगते हैं फोर्स को, ऐसे ऑटोमेटिक जनरेट होते हुए फोर्स को बच्चों हम क्या बोलेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहां पे देखो, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, हमने जितने एरिया पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था उतने ही एरिया पे जो रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, किसके अपोजिट में? हमने जो फोर्स अप्लाई किया था उसके फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स मिला, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। सो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। इफ F इज द फोर्स अप्लाइड एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी। मान लो बच्चों, हमारे पास कोई बॉडी है, मान लो ये कोई बॉडी है, इस बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे है। मान लो इस बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A जितना है, इस बॉडी पे हमने कैपिटल F जितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हम एक्सटर्नल फोर्स दो टाइप से
और वी कैन से दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हम इसको हम कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं, या तो यहाँ से कुछ हुक लगा के इसको हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं। दैट मीन्स हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे दो तरह के फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। चलो, if F is the force applied and capital A is the cross sectional area of the body, then magnitude of the force according to the definition of stress, the restoring force per unit area is known as stress. तो stress is equal to restoring force per unit area. अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने यहाँ पे देखा कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स ऑटोमेटिक जनरेट होता है उसका मैग्नीट्यूड हमने जितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था उतना ही होता है। सो यहाँ पे हम रिस्टोरिंग फोर्स की जगह पे अप्लाइड फोर्स कैपिटल F भी लिख सकते हैं। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया। अब अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें स्ट्रेस के, तो देखो आप यहाँ पे द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड ऐसा यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। So Newton per meter square is the SI unit of stress and Newton per meter square को हम पास्कल भी कह सकते हैं in the memory of great scientist पास्कल। पास्कल नाम के ग्रेट साइंटिस्ट थे, उसकी मेमोरी में बच्चों हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो हम क्या बोल सकते हैं, पास्कल बोल सकते हैं। चलो अब डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें, न्यूटन की जगह पे लिख सकते हैं केजी मीटर सेकंड पावर -2 एंड यहाँ पे मीटर पावर -2 ऑलरेडी है। सो यहाँ पे क्या हो जाए केजी मीटर पावर -2 + 1 सो -1 सेकंड पावर -2। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस इज m1 l -1 p पावर -2। ओके, तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, व्हाट इज द यूनिट and what is the SI unit and dimensional formula of stress। चलो बच्चों अब हम स्ट्रेस की बात करें तो बच्चों देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस टोटल कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, सेकंड वन इज शियरिंग स्ट्रेस एंड लास्ट थर्ड वन इज वॉल्यूम स्ट्रेस। ओके, किसी बॉडी के वॉल्यूम में चेंज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस। चलो अब लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस को फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज टेंसाइल स्ट्रेस एंड सेकंड वन इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। इजी है बच्चों, देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, द स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम टेंसाइल फोर्स की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंडर है, ये मार्कर सिलिंड्रिकल शेप की है। अगर मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं स्ट्रेच करूँगा, दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया पे एरिया को मैं स्ट्रेच करूँगा तो होगा क्या, इस मार्कर की जो लेंथ है उसमें कुछ इंक्रीज होगा, इसकी लेंथ कुछ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज हो गई। हमने कहाँ पे फोर्स अप्लाई किया था, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था, किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज हमने इसको स्ट्रेच किया था। अगर हम अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स फिर से रिमूव कर दें तो इस दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इनवर्ड डायरेक्शन में हमने जो फोर्स अप्लाई किया था, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेच करने पे। क्या करने पे, स्ट्रेच करने पे। किसी बॉडी के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो वो डिफॉर्म होती है, दैट मीन्स इलोंगेट होती है। जब हम फिर से अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर देते हैं तो वो अपने एक्चुअल पोजीशन में आती है, तो उस पर कुछ फोर्स लगता होगा, उस पर कुछ ऑटोमेटिक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। देखो अ सिलेंडर इज स्ट्रेच्ड बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड टू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी।
द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। हमने किसी सिलेंडर को क्या किया, स्ट्रेच किया, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हमने फोर्स अप्लाई किया, तो उतना ही फोर्स इन द फॉर्म ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में उस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगा। तो हम कह सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। हमने जब उसको क्या किया, स्ट्रेच किया, उसमें कुछ टेंशन प्रोड्यूस हुआ, तो ऐसे स्ट्रेस, ऐसे स्ट्रेस को बच्चों हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। चलो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके दो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हमने इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से पहले उस बॉडी की टोटल लेंथ थी, उस सिलेंडर की टोटल लेंथ थी एल जितनी। आफ्टर अप्लाइंग फोर्स उस सिलेंडर की जो लेंथ है वो इंक्रीज होके एल प्लस डेल्टा एल हो गई। डेट मीन्स उसमें डेल्टा एल जितना इलोंगेशन हुआ उतना उसकी इतनी लेंथ इंक्रीज हुई। चलो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस की बात करते हैं। चलो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस की बात करें तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के लिए हमें इस पे फोर्स कुछ इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। देख लो यहाँ पे हमें ऐसे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे, एंड हम ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, कॉम्प्रेस हो जाएगी। फिर से वो जितना फोर्स अप्लाई किया था वो फिर से रिमूव कर देते हैं, रिलीज कर लेते हैं उस बॉडी को, तो वो अपने एक्चुअल शेप में आने की ट्राई करती है। तो एक्चुअल शेप में आने की ट्राई की उसने, तो उस पे उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो फोर्स ऑटोमेटिक जनरेट हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। एंड दैट रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इन द केस ऑफ compression ऑफ द बॉडी इज नोन एज compressive stress. And second one is shearing stress. कैसा stress? shearing stress. और we can say tangential stress. इसके दो नाम हैं, shearing stress भी कह सकते हैं या तो हम उसको tangential stress भी कह सकते हैं। tangential stress बच्चों हम इसलिए बोलेंगे बिकॉज यहाँ पे हम जो फोर्स अप्लाई करने जा रहे हैं वो फोर्स कैसे लगेगा, टेंजेंशियली लगेगा। कैसे लगेगा, उस बॉडी के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे टेंजेंशियली अप्लाई करेंगे। तो ऐसे केस में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, शियरिंग स्ट्रेस, और वी कैन से टेंजेंशियल स्ट्रेस। इफ टू इक्वल एंड अपोजिट डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर अप्लाइड पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर। क्रॉस सेक्शनल एरिया के एरिया पे कैसे लगाते हैं हम, पैरेलल लगाते हैं। देखो आप यहाँ पे अप्लाइड पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये रहा क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसपे हमने, मान लो बच्चों ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो हमने फोर्स ऐसे अप्लाई किया, ऐसे। हम अगर ऐसे अप्लाई करते तो नॉर्मली अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स परपेंडिकुलरली अप्लाई करते हैं। हमने ऐसे अप्लाई किया, कैसे अप्लाई किया, ऐसे अप्लाई किया। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा हमारा सिलेंडर, हम इस बॉडी पे फोर्स ऐसे अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो उसकी एक्चुअल पोजीशन, जो उसकी जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन है उस पे हमने यहाँ से फोर्स अप्लाई करने पे वो अपने एक्चुअल पोजीशन से, एक्चुअल जो शेप एंड साइज है उससे कुछ चेंज हुआ। इफ टू इक्वल एंड अपोजिट डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर अप्लाइड पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी as shown in figure, there is a relative displacement between the opposite surface of the cylinder। देखो यहाँ आप यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे रख के दोनों एंड पे अगर हम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं बच्चों, इस पे इस डायरेक्शन में, इस पे इस डायरेक्शन में, कैसे, इसके टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करते हैं, तब उस बॉडी के जो दोनों सरफेस है, उस बॉडी की जो दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो उन दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन होती है, कुछ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो आप यहाँ पे
ये एज इट इज अपने एक्चुअल पोजीशन में है, अपने एक्चुअल पोजीशन पे है, बट ऑन द एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फोर्स, ऑन अप्लाइंग पैरेलल फोर्स टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्या हुआ, वो अपने एक्चुअल पोजीशन से क्या हुआ, स्लाइडली टिल्टेड हो गया। तो उसने यहाँ पे अपने एक्चुअल वर्टिकल से क्या किया, थीटा जितना एंगल फॉर्म किया। और इस सरफेस की कंपेयर में ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की कंपेयर में ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसने इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स उसने कुछ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट किया। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के कंपेयर में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ने स्लाइडली डिस्प्लेसमेंट किया। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट को बच्चों हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर सरफेस और वी कैन से अपर क्रॉस सेक्शनल एरिया इन कंपेयर टू बिलो। The restoring force per unit area developed to the applied tangential force is known as tangential or shearing stress। जब हमने उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे पैरेलली फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से ये स्लाइडली टिल्टेड हो गया, उसने अपने एक्चुअल वर्टिकल्स के साथ थीटा जितना एंगल फॉर्म किया, एंड दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच में डेल्टा एक्स जितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अगर हम ये अप्लाइड फोर्स फिर से रिमूव कर देते हैं तो ये ढन टैन करके क्या करेगा, अपनी एक्चुअल पोजीशन में फिर से आने की ट्राई करेगा। तो ऐसे रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को बच्चों हम क्या बोलेंगे, शियरिंग स्ट्रेस और वी कैन से टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस इसलिए बिकॉज यहाँ पे हमने जो फोर्स अप्लाई किया बच्चों, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे टेंजेंशियली अप्लाई किया, पैरेलल अप्लाई किया। इस वजह से इस स्ट्रेस को बच्चों हम क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। ओके, now we will discuss the third type of stress, that is hydraulic stress or we can say volume stress। चलो, तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है एंड वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लो बच्चों हमारे पास एक स्फीयर है, उस स्फीयर को, उस स्फेरिकल शेप के ऑब्जेक्ट को, स्फीयर को हमने एक फ्लूइड में रख दिया और ऐसे फ्लूइड में रखा कि उस स्फीयर पे जो फ्लूइड है वो इतना ज़्यादा प्रेशर लगाता है कि उसका कुछ कॉम्प्रेशन कर सकता है। ऐसे फ्लूइड में उसको हमने रख दिया। अब होगा क्या, उस स्फीयर पे सभी डायरेक्शन में फ्लूइड जो फोर्स लगाएगा वो सभी पॉइंट्स पे परपेंडिकुलर होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो। मान लो बच्चों, पहले ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, उस शेप का एक उस वॉल्यूम का एक स्फीयर था जिसको हमने एक किसी फ्लूइड में रख दिया। तो फ्लूइड ने उस पे इक्वल मैग्नीट्यूड का सभी डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से ये जो स्फीयर है वो कॉम्प्रेस होके उसकी वॉल्यूम में डेल्टा वी जितना चेंज हुआ। देखो आप यहाँ पे हमारे पास वी वॉल्यूम का स्फीयर है, यहाँ पे आपको एक रिंग जैसी दिख रही है, बट इमेजिन वो एक 3 डायमेंशनल वॉलीबॉल जैसा है, एक स्फीयर है जिसको हमने कहाँ पे रख दिया, किसी फ्लूइड में रख दिया। तो हुआ क्या, वो जो स्फीयर है वो कुछ कॉम्प्रेस होके उसका वॉल्यूम डेल्टा वी जितना कॉम्प्रेस हुआ, डिक्रीज हुआ, और इस स्फीयर का वॉल्यूम हो गया v माइनस डेल्टा वी। v जितना वॉल्यूम था, डेल्टा वी जितना कॉम्प्रेशन हुआ, आफ्टर कॉम्प्रेशन उस स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो गया, v माइनस डेल्टा वी। चलो अब हम फिर से इस स्फीयर को फ्लूइड से बाहर निकालते हैं एंड रख देते हैं। तो होगा क्या, ये जो स्फीयर है उसमें लगने वाला, उस स्फीयर के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस है वो इंटरनल फोर्सेस क्या करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे। ध्यान से सुनना,
इस स्फीयर के केस में जब भी हम वॉल्यूम स्ट्रेस की या तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स किसने लगाया? इस स्फीयर के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस है, द इंटरनल फोर्सेस इनसाइड द स्फीयर बिहेव्स एज रिस्टोरिंग फोर्स। उसने क्या किया? रिस्टोरिंग फोर्स लगाया, और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये जो स्फीयर है वो अपने एक्चुअल साइज में, एक्चुअल वॉल्यूम में फिर से आ जाता है। चलो देखते हैं। एज शोन इन फिगर, इन अ सॉलिड स्फीयर प्लेस इन अ फ्लूइड अंडर हाई प्रेशर इज compressed uniformly on all the sides, perpendicular force लगता है सभी डायरेक्शन में। The force applied by fluid act in perpendicular direction at each point on the surface of sphere। स्फीयर के सरफेस पे सभी पॉइंट्स पे फ्लूइड जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फोर्स कैसा है बच्चों? परपेंडिकुलर फोर्स है। each point of the surface and the body is said to be under the hydraulic compression. This leads to decrease in its volume without any change of its geometrical shape। पहले भी वो स्फीयर था, आफ्टर कॉम्प्रेशन भी वो स्फीयर ही रहेगा। डेट मीन्स उसका जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो चेंज नहीं हुआ, बट उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया। सो यहां से हम लिख सकते हैं दिस लीड्स टू, दिस हाइड्रोलिक कॉम्प्रेशन लीड्स टू डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गिवन स्फीयर विदाउट एनी चेंज ऑफ इट्स ज्योमेट्रिकल शेप। द बॉडी डेवलप्स internal restoring forces that are equal and opposite to the forces applied by the fluid on the outer surface of sphere। The internal restoring force per unit area in the case of the sphere is known as hydraulic stress, or we can say volume stress। बच्चों स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां पे जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ वो किसने प्रोड्यूस किया? इंटरनल फोर्सेस ने। किस पे? उसके यूनिट सरफेस पे, इंटरनल सरफेस पे। तो हम कह सकते हैं द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इन दिस केस इज नोन एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस, और वी कैन से वॉल्यूम स्ट्रेस। ओके, चलो ये हो गई बात बच्चों स्ट्रेस की, उसके हमने टाइप्स देखे। अब बात करते हैं स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन क्या होता है? चलो बच्चों हमने फर्स्ट टाइप देखा स्ट्रेस का, वो था लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। उसको फिर से दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। फर्स्ट वन था टेंसाइल स्ट्रेस एंड सेकंड वन था कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस कब मिला? जब हमने किसी बॉडी के क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या किया? स्ट्रेच किया, तो उस सिलेंडर की, उस बॉडी की जो लेंथ थी वो इंक्रीज हुई। तो ऐसे हमें क्या मिला बच्चों? जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस किया हुआ उसके अपने एक्चुअल शेप में आने पे उस रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हमने क्या बोला? टेंसाइल स्ट्रेस बोला। जब हम सिलेंडर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को कॉम्प्रेस करते हैं तब उस सिलेंडर की लेंथ चेंज होती है। जब भी हम अप्लाइड फोर्स रिमूव करते हैं तो सिलेंडर अपने एक्चुअल शेप एंड साइज में आने की फिर से ट्राई करता है। तो जितना रिस्टोरिंग फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया, जितना रिस्टोरिंग फोर्स लगता है उसको हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बोल सकते हैं। तो बच्चों देखो, जब भी हमने कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस की बात की, जब भी हमने टेंसाइल स्ट्रेस की बात की, इन शॉर्ट जब भी हमने लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात की, तब इन द केस ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस बॉडी की लेंथ चेंज हुई। इन द केस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस उसकी लेंथ इंक्रीज हुई, एंड इन द केस ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस उसकी जो लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ से डिक्रीज हो गई। That means in the case of longitudinal stress, which dimension of the body changes? Only length. Okay? So देखो, अगर हमने किसी सिलेंडर को
उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हमने स्ट्रेच किया या तो कॉम्प्रेस किया, उसकी लेंथ डेल्टा एल जितनी इंक्रीज या तो डिक्रीज हुई। इन शॉर्ट उसका कुछ डायमेंशन चेंज हुआ। अगर हम उस चेंज इन डायमेंशन को उस बॉडी के ओरिजिनल डायमेंशन के साथ कंपेयर करते हैं तो उस कंपैरिजन को, उस रेशियो को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेन बोलेंगे। तो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ change in the dimension of the body to its original dimension is known as strain. When an external force is applied on a body, the body undergoes a change in its shape and size. Obviously हम किसी बॉडी पे external force अप्लाई करेंगे तो उसकी जो shape and size है वो चेंज होने वाली है। The ratio of the change in dimension to its original dimension is known as strain. So strain is equal to change in dimension divided by original dimension. अब देखो ऊपर भी डायमेंशन है, नीचे भी डायमेंशन है, डायमेंशन कैंसल आउट। डायमेंशन में लेंथ भी हो सकती है, एरिया भी हो सकता है एंड वॉल्यूम भी हो सकता है। सो ऊपर वॉल्यूम होगा तो नीचे भी वॉल्यूम होगा। सो द स्ट्रेन इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। चलो, तो फर्स्ट वन इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। जब भी हम लॉन्जिट्यूडिनल की बात करते हैं तब उसकी लेंथ में ही चेंज हुआ, दैट मीन्स उसका सिर्फ एक डायमेंशन ही चेंज हुआ। तो हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। स्ट्रेन नॉट स्ट्रेस, longitudinal strain. The change in the length, that is delta L, to its original length L of the body is known as longitudinal strain. So change in the body with respect to its original body. So ratio of the change in the length of the body to its original length is known as longitudinal strain. वैसे ही बच्चों हमने shearing strain की बात की, दैट मीन्स हमने उसका एक दूसरा नाम था टेंजेंशियल स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात की हमने, स्ट्रेन की नहीं, हमने स्ट्रेस की बात की। स्ट्रेन की बात तो अब करेंगे। चलो, शियरिंग स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस की हमने बात की। तो उसमें हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे टेंजेंशियली, दैट मीन्स पैरेलल अप्लाई करते हैं। दोनों सरफेस पे इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल फोर्स अप्लाई करते हैं। उसकी वजह से ये जो बॉडी है उसका शेप चेंज हो जाता है। देखो आप, ऐसा सिलेंडर था, अब स्लाइडली टेढ़ा हो गया, टिल्टेड हो गया, दैट मीन्स उसका शेप चेंज हुआ एंड वो कितना इंक्लाइन हुआ अपने एक्चुअल पोजीशन से, थीटा जितना एंगल। दूसरा हम कह सकते हैं उसकी दोनों जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके बीच का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एक्स जितना हुआ। सो शियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द गिवन बॉडी। सो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये एंगल है, हमें इसकी वैल्यू पता है, हमें ये भी पता है, तो हम कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट। सो अपोजिट tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड एल, दैट इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर, where theta is the angular displacement of the cylinder if the angle is very small। अब ध्यान से सुनना, देखो आप, अगर मैं इस मार्कर पे ऐसे टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करता हूँ तो होता क्या है, ये अपने एक्चुअल शेप से कुछ, इसका शेप कुछ चेंज हो जाता है, ओके, बट हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये इतना विजुअली नहीं होता, ये इतना विजुअल नहीं होता जिसकी वजह से हम ये एंगल को परफेक्ट देख सकते हैं। दैट मीन्स ये एंगल कैसा होता है बच्चों, वेरी स्मॉल होता है। इन द केस ऑफ वेरी स्मॉल एंगल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग tan थीटा
we can write theta. So tan theta is approximately theta. So shearing strain is equal to theta. Now third one, वॉल्यूम स्ट्रेन. जैसे हमने लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात की, वैसे वॉल्यूम स्ट्रेन में क्या चेंज होता है, उस बॉडी का वॉल्यूम चेंज होता है. द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेन. So the strain produced by a hydraulic pressure is known as or is called volume strain. Volume strain is the ratio of the change in volume of the body to its original volume. ओके बच्चों, तो आज हमने किसकी बात की, आज हमने बात की स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की. ओके, तो अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे. तब तक ब्रेक लेते हैं, तब तक डू व्हाट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम. थैंक यू.